मूवी की शुरुआत में हमें 1989 का टाइम दिखाया जाता है। उस समय बहुत तेज तूफान आया हुआ था जो अगले 72 आवर तक चलने वाला था। यहाँ पर एक लड़का निको वीडियो कैमरा रिकॉर्डर में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसे पड़ोस से कुछ आवाजें आती हैं तो वो वहाँ चेक करने के लिए जाता है। वो वहाँ जाता है तो देखता है उसके पड़ोसी एंजल की वाइफ मरी हुई पड़ी थी। तभी निको देखता है कि मिस्टर एंजल सीढ़ियों पर चाकू लेकर खड़ा बनना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी और पर्सनल लाइफ के कारण वह सर्जन नहीं बन पाई। वेरा के घर के पास हम आइटर और उसकी माँ क्लारा को देखते हैं जो वेरा की पड़ोसी और अच्छे दोस्त होते हैं। वेरा उस रात दोनों को डिनर पर इनवाइट करती है। अब 2014 में वैसा ही तूफान आता है जैसा कि 25 ईयर पहले 1989 में आया था। न्यूज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी जैसे कि 1989 में थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेरे हैं और वो वहाँ से भागता है और हड़बड़ी में वह एक कार से टकराकर मर जाता है। अब मूवी का सीन चेंज होता है और हमें 25 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, यानी कि 2014 का टाइम। यहाँ हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है, मिसेस वेरा एंड मिस्टर डेविड और उनकी एक बेटी ग्लोरिया। और इत्तेफाक से फैमिली उसी घर में रहने आती है जहाँ निको रहा करता था। यहाँ हमें पता लगता है कि वेरा एक हॉस्पिटल में काम करती है। वो एक न्यूरो सर्जन। वेरा और डेविड स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे जहाँ से उन्हें वही निको का टीवी और वीडियो रिकॉर्डर मिलता है और वो वहाँ पड़ी हुई टेप्स टीवी में लगाकर देखते हैं तो निको की वही रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। जब डेविड टेप चेंज करता है तो निको की रिकॉर्डिंग चेंज होकर वहाँ की न्यूज लग जाती है जो कि 1989 की थी। वो ये देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं हमारे घर में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर ये न्यूज कैसे चल रही है, वो भी इतनी पुरानी। लेकिन और वेरा मिस्टर प्रेटो के बारे में नेट पर सर्च करते हैं। उन्हें पता लगता है कि मिस्टर प्रेटो की वाइफ की मौत के बाद प्रेटो को जेल हो गई थी। जेल जाने के 3 महीने बाद ही मिस्टर प्रेटो ने आत्महत्या कर ली थी और उसने मरने से पहले ये भी एक्सेप्ट किया था अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो अपनी बीवी की डेड बॉडी को वह अपने स्लॉटर हाउस में छिपाता। अब सीन शिफ्ट होता है और वेरा को डेविड की पैंट से एक मैच बॉक्स मिलता है। तब वो डेविड से वो इसे इग्नोर करके चले जाते हैं। अब डिनर के टाइम पर आइटर और उसकी माँ क्लारा आते हैं तो डेविड उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में बताता है जो उनके घर पर हुआ था। तो आइटर उसे बताता है वो मेरे बचपन का दोस्त निकोलस था और वो कैसे मरा ये भी बताता है। और आइटर उसे बताता है कि 1989 में भी ऐसा ही तूफान आ रहा था और उनके स्कूल पर बिजली गिरी थी, इस वजह से 7 दिन तक स्कूल बंद रहा था। अब रात को डेविड पूछती है क्या तुमने फिर से सिगरेट पी थी, तो वो मैच बॉक्स को खिड़की के बाहर फेंक देता है और कहता है दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और वेरा की रात में आँख खुलती है तो वो देखती है कि दूसरे रूम की टीवी अपने आप ही चल रही है। जैसे ही वो टीवी बंद करने लगती है तो तेज तेज बिजलियाँ कड़कने लगती है और टीवी का कनेक्शन 25 ईयर पहले निको से जुड़ जाता है। वो निको को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि निको वही रिकॉर्डिंग का होता और वो सोचता है कि ये एक इल्यूजन है। इस पर वेरा उसे मोबाइल पर उसके मरने की खबर दिखाती है और अगले दिन स्कूल में होने वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताती है जिससे निको डरकर भाग जाता है और दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। अब दूसरे दिन हम वेरा को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। जब वो बेड से उठती है तो उसे ये देखकर हैरानी हो जाती है कि वहाँ का स्टाफ उसे डॉक्टर वेरा कहकर पुकार रहा था। दरअसल में वीरा की रहा था जिसे वो पहले देख चुकी थी। फिर वो अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन करती है तो निको भी उसे देख पा रहा था। पहले तो वेरा डर जाती है और टीवी बंद कर देती है, पर वेरा को पता था कि आगे क्या होने वाला है तो वो निको को सावधान करती है और उसे पड़ोसी के मामले में इंटरफेयर करने से रोकती है। वो निको को बताती है कि वो उसी के घर से 25 साल बाद बात कर रही है। टीवी के दूसरी तरफ निको को उसकी बात पर यकीन नहीं। टाइमलाइन चेंज हो गई थी क्योंकि उसने पास्ट को चेंज किया था। इसका मतलब उसका फ्यूचर भी बदल गया था जिससे एक नई टाइमलाइन बन गई थी और उसके इस नए फ्यूचर में सब कुछ अलग था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि सब लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। तब वो अपनी बेटी ग्लोरिया को देखने उसके स्कूल जाती है पर यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता, न ही उसकी बेटी को। फिर वो अपने हस्बैंड डेविड के ऑफिस जाती है लेकिन डेविड भी उसे नहीं पहचानता। आने वाले घर में कुछ तो हुआ है क्योंकि मिस्टर प्रियाटो उस दिन अपने कुत्ते को खाना खिलाने बाहर भी नहीं आए थे। नेक्स्ट सीन में वेरा अपनी फर्स्ट टाइमलाइन में पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर लायरा को सब कुछ बताती है। पहले तो वो उसकी बात नहीं मानता लेकिन वेरा के रिक्वेस्ट करने पर वो इन्वेस्टिगेट करता है और उसको बताता है कि जो एड्रेस तुमने मुझे बताया है तुम वहाँ नहीं रहती हो। डेविड की शादी तुमसे नहीं किसी और से हुई है और जो ये क्योंकि वेरा की सेकेंड टाइमलाइन में शादी ही नहीं हुई थी। इसका मतलब इस सेकंड टाइमलाइन में ग्लोरिया जन्मी ही नहीं थी। दूसरे सीन में 1989 में निको स्कूल जाता है और उसे पता लगता है कि स्कूल पर बिजली गिर जाने से स्कूल की लाइट चली गई थी और स्कूल 7 दिनों तक बंद रहेगा। तो उसे वीरा की बात पर यकीन होने लगता है। फिर वो अपने फ्रेंड आइटर के घर आता है और वो उसे रात में आ रही आवाज के बारे में बताता है और सोचता है कि सामने सब तुम बातें कर रहे हो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वेरा बहुत डर जाती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है और उसे पता लगता है कि वो उस हॉस्पिटल की बेस्ट न्यूरो
न्यूरोसर्जन है। वहाँ पर एक डॉक्टर उसे बताता है कि तुमने डेविड का ऑपरेशन किया था, इसलिए तुम्हें डेविड याद है, वो तुम्हारा पेशेंट था, हस्बैंड नहीं। तभी वेरा कहती है कि मुझे पता है सब कैसे शुरू हुआ, मैंने उस बच्चे निको की जान बचाई है, जिससे मेरा फ्यूचर टाइम भी बदल गया है। और एक सेकंड समझने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मिस्टर पिराटो आ जाते हैं। तभी निको बेड के नीचे छिप जाता है और उसे वहाँ पर एक वॉच मिलती है जिसके पीछे सीएम लिखा था। अब मिस्टर पिराटो अपनी वाइफ की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बैग में भर देता है। ये सब निको बेड के नीचे से छिपकर देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेरा अपनी सेकंड टाइमलाइन में अपने घर जाती है, जो कि पूरी तरह से बदल गया था। उसके घर में डेविड तो टाइमलाइन बन गई है। वो निको का पता लगा के सब कुछ पहले के जैसा करना चाहती थी ताकि वो अपनी बच्ची से मिल सके। उधर 1989 में निको मिस्टर पिराटो को बाहर जाते देखता है और उनकी खिड़की का कांच तोड़कर उनके घर में एंटर करता है। वहाँ उसे एक बार टब में मिस्टर पिराटो की बीवी हिल्डा वीस की लाश मिलती है। उसे एक पासपोर्ट भी मिलता है जो कि हिल्डा वीस के नाम का ही होता है, पर उस पर फोटो आइटर की माँ क्लारा की होती है। वो ये सब था, लेकिन वो उसका पति नहीं था। डेविड और उसकी पत्नी वेरा को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब वेरा जल्दी से जाकर बाहर छिप जाती है और वो बाहर मिस्टर पिराटो और क्लारा को देखती है और उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में वो दोनों मैरिड थे। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जिसकी वजह से मिस्टर पिराटो ने अपनी वाइफ को मारा था वो क्लारा ही थी, मतलब दोनों का अफेयर चल रहा था। फिर वेरा आइटर से मिलती है और उसकी जान बचाई, तो उसे लगता है कि ये तो मेरी ही स्टोरी है। तब वो इंस्पेक्टर लायरा के साथ उस राइटर से मिलती है जो उसे बताती है कि निको की माँ ने उसे स्टोरी बताई थी। तो वेरा उस राइटर से निको का पता पूछती है, तो राइटर कहती है मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ रहते हैं। तो वेरा उसे बताती है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब उसने छोटे बच्चे की जान बचाई थी और अब वो सब कुछ रिवर्स करना चाहती है और अपनी बेटी से मिलना चाहती है। तब राइटर उससे कहती है अपनी फर्स्ट टाइमलाइन के बारे में बताती है कि तुम कैसे मेरे दोस्त बने और कैसे मेरी शादी डेविड से हुई। वो उसे ये भी बताती है कि मिस्टर पिराटो ने अपनी वाइफ को मारकर तुम्हारी माँ क्लारा से शादी की, पर राइटर कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और वेरा टीवी में एक राइटर का इंटरव्यू देखती है जो अपनी किताब मिराज के बारे में बता रही थी कि कैसे एक छोटे बच्चे ने भविष्य से आई एक लड़की से बात की है कि ये सब तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वही टीवी, वही रिकॉर्डर और सेम वैसा ही तूफान का माहौल होगा। वेरा को पता लगता है कि तूफान खत्म होने में 19 घंटे ही बचे हैं। अगर तूफान खत्म हो गया तो वो यहीं फंसकर रह जाएगी। निको के घर से सारा सामान लाने के लिए वो इंस्पेक्टर लायरा की मदद मांगती है, लेकिन वो उसे बताता है कि हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए पक्के सबूत चाहिए होंगे। तभी उसे याद आता है कि अगर जो स्टार्टिंग में उसकी फर्स्ट टाइमलाइन में डेविड की पॉकेट से मिला था, यानी कि डेविड पहली टाइमलाइन में वेरा को और सेकंड टाइमलाइन में अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। अब वो उसे निको का एड्रेस बताने के लिए ब्लैकमेल करती है, क्योंकि डेविड एक बैंक एम्प्लॉय होता है तो वो उसे निको का एड्रेस ढूंढ कर दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें पुलिस मिस्टर पिराटो को अरेस्ट कर लेती है और इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता लगता है कि अगर मिस्टर पिराटो जिंदा है तो उन्होंने अपनी वाइफ की लाश को जरूर स्लॉटर हाउस में ही छिपाया होगा। तब इंस्पेक्टर को छानबीन के दौरान मिस्टर पिराटो के बेसमेंट से एक लाश मिलती है जो कि कंकाल बन चुकी थी। तो वेरा कहती है मैंने तुम्हारी लाश ढूंढने में मदद की है, अब तुम्हारी बारी है। तब इंस्पेक्टर उसे एक एड्रेस देता है, पर जब वो उस एड्रेस पर पहुंचती है तो एक होटल होता है और डेविड किसी लड़की के साथ होता है। वो यहाँ वही मैच बॉक्स देखती है, क्लारा के बीच अफेयर था। और एक दिन हमें पता लगता है कि मिस्टर पिराटो की बीवी हिल्डा वीस उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। हिल्डा वीस अब गुस्से में मिस्टर पिराटो को चाकू मारने के लिए आती है, लेकिन चाकू उल्टा उसके ही लग जाता है। उसके बाद मिस्टर पिराटो ये साबित कर देता है कि उसकी वाइफ किसी लड़के के साथ जर्मनी भाग गई है, जिस प्लान में क्लारा का भाई भी उसकी मदद करता है। और बाद में मिस्टर पिराटो और क्लारा शादी कर लेते हैं। दूसरे सीन में आप कैसे भविष्य से आई हुई लड़की ने उसकी जान बचाई, पर कोई ठोस सबूत न होने के कारण कोई उस पर यकीन नहीं करता। पर निको को अपनी बात सही साबित करनी थी, जिसके लिए वो उस भविष्य से आई लड़की से कनेक्शन करना चाहता था, लेकिन उसका उस लड़की से कभी कनेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वो उसके बारे में ही सोचता रहता है। उसकी माँ को लगने लगता है कि शायद ये मेंटली अनस्टेबल हो गया है, इसीलिए वो उसकी MRI कराती है। पर सभी रिपोर्ट एकदम देखते हैं मिस्टर पिराटो और क्लारा पुलिस कस्टडी में होते हैं। तभी इंस्पेक्टर लायरा क्लारा की घड़ी को निकाल कर देखता है जिस पर CM लिखा था, जिससे उन्हें सबूत मिल जाता है कि बचपन में जो घड़ी निको को बेड के नीचे से मिली थी वो क्लारा की ही थी। अब सीन चेंज होता है और निको के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब निको को वो घड़ी मिली थी और वो इसे लेकर पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस को बताता है कि कैसे मिस्टर पिराटो ने अपनी वाइफ को मारा। नॉर्मल आती है। उसके बाद वो उसे सेक्रेटरीज को दिखाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता
रहता है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है ताकि वो ये सब भूल जाए। उसे लगता है उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, तो वो सारी बातें गलत बोल देता है और कहता है कि मैं झूठ बोल रहा था। अब वो अपने घर आ जाता है, लेकिन वो सारी बातें अपनी मन में रखता है और सोचता रहता है कि उस लड़की ने उससे फिर से कम्युनिकेट क्यों नहीं किया। वो उसका स्केच बनाकर रेने और निको के फोटोज देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बड़ा निको वहाँ आता है और कहता है इस टाइमलाइन में वेरा कुछ भी नहीं जानती है कि निको से उसका रिलेशन क्या है। वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। पर अचानक से एक दिन तूफान आने पर वेरा की याददाश्त अपनी पुरानी टाइमलाइन में चली जाती है। वो उसे बताता है कि एक दिन तूफान आने पर तुम अपने रेलवे स्टेशन पर वेट करता है। साल बीतते हैं और निको बड़ा हो जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि निको कोई और नहीं, इंस्पेक्टर लायरा ही था। फिर एक दिन ट्रेन में उसे वेरा दिखाई देती है और उसका इंतजार खत्म होता है और इस सेकंड टाइमलाइन में वो वेरा से शादी करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेकंड टाइमलाइन में वेरा उस एड्रेस पर पहुंचती है जो एड्रेस उसे डेविड ने दिया था। वहां वो निको की माँ से मिलती है और वहां पर वो अपनी पहली याददाश्त में चली गई और तुम ये लाइफ भूल गई जो तुमने मेरे साथ बिताई थी। पर वो उससे कहती है कि उसे अपनी पुरानी ही लाइफ चाहिए और उसे अपनी बेटी वापस चाहिए। वो निको यानी कि इंस्पेक्टर लायरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो टेप रिकॉर्डर दे दो और वो सारी चीजें रिवर्स कर दो। इस पर निको कहता है कि तुम्हें खोने के डर से वो टीवी और रिकॉर्डर मैंने तोड़ दिया है। वेरा उसे कहती है कि तुम ही मुझे बचा सकते हो और वो ये कहकर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और वो आजाद घूम रहे होते हैं। यहाँ उसे खिड़की के बाहर वही मैच बॉक्स मिलता है जिससे पता लगता है कि डेविड उसे अभी भी धोखा दे रहा था और उसका किसी लड़की के साथ अफेयर था। लेकिन अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो मिस्टर प्रायटो के स्लॉटर हाउस में जाती है। वो उसकी बीवी की लाश खोद कर निकालती है और पुलिस को इन्फॉर्म करके सब कुछ बता देती है। इस पर उसका बयान लेने के लिए इंस्पेक्टर लायरा ही आता है और वो लायरा को देखकर मुस्कुराती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। फिर लायरा वो टीवी और रिकॉर्डर यूज करता है जो उसने छुपा कर रखा था क्योंकि वो वेरा को खोना नहीं चाहता था और पास्ट में 1989 में खुद से ही बात करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वेरा एक नई लाइफ में उठती है जहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इस टाइमलाइन में डेविड ही उसका पति होता है, ग्लोरिया उसकी बेटी। लेकिन इस टाइमलाइन में मिस्टर प्राटो जिंदा होता है और उसकी बीवी क्लारा होती है। वो दोनों आती है। मूवी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। जैसा कि हमें पता लगता है कि तूफान आने पर वेरा किसी और ही टाइमलाइन में पहुंच जाती है। दरअसल में इस मूवी में हमें 3 अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट टाइमलाइन की। फर्स्ट टाइमलाइन में निको अपने पड़ोस में कुछ आवाजें सुनता है और वो पता लगाने जाता है, पर कार से टकरा जाने से वो मर जाता है। उसके बाद डेविड और वेरा उसी घर में आते हैं जहाँ पहले वेरा डेविड से मिली ही नहीं होती है, तो वो निको से ही शादी करती है। इस टाइमलाइन में उनका कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन एक दिन अचानक से वेरा को अपनी पहली टाइमलाइन याद आ जाती है, जिससे कि वो अपनी टाइमलाइन 2 को भूल जाती है और वो निको को भी भूल जाती है। अब वेरा मिस्टर प्राटो का केस सॉल्व करती है और अपराध साबित होने पर उसको अरेस्ट करवाती है, लेकिन वो अपनी फर्स्ट टाइमलाइन को ही याद करती रहती है और निको से कहती है कि मुझे अपनी टाइमलाइन में वापस जाना है। वो एक बिल्डिंग निको रहा करता था और 2014 में टीवी के माध्यम से वो निको से बात करती है और उससे कहती है कि वो पड़ोस में ना जाए, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। क्योंकि अब निको की जान बच जाती है तो इससे एक सेकंड टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, लेकिन उसे ये पता होता है कि मिस्टर प्राटो ने अपनी बीवी का खून किया है और वो अपनी बात साबित नहीं कर पाता और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो वेरा को कभी भुला नहीं पाता और बाद में बड़ा होकर वो इंस्पेक्टर बनता है। तो इस टाइमलाइन में से कूदकर सुसाइड कर लेती है, जिससे निको 1989 में कनेक्शन जोड़कर खुद से ही बातें करता है और मदद मांगता है। इससे एक थर्ड टाइमलाइन बनती है जिसमें निको ने कभी वेरा को देखा ही नहीं था, क्योंकि इस टाइमलाइन में उसने वेरा से नहीं फ्यूचर में खुद से ही बात की थी। सेम फ्यूचर वाला निको भी उसे यही समझाता है कि वो पड़ोस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना जाए, जिससे उसकी जान बच जाती है। और इसमें वेरा मिस्टर प्राटो के हाउस से उसकी बीवी की लाश को खोदकर निकालती है। इस तरह से वो मिस्टर प्राटो को अरेस्ट करवाती है। इस थर्ड टाइमलाइन में निको कभी वेरा से मिला ही नहीं था, तो उसको कभी पहचानता ही नहीं है, लेकिन वेरा सब कुछ पहचानती है और वो उसे भी याद दिलाती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आशा करते हैं कि शायद सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे।